विष्णुपुर नामक एक गांव में वीरेश और गृहा नामक दो अच्छे दोस्त अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त होने के नाते उनके दोस्ती के भरोसे पे एक लस्सी का व्यापार शुरू करके उसे चलाते हैं। हर रोज वीरेश और गृहन दोनों साथ में उनके लस्सी के दुकान को जाते थे और आते ही दुकान को साफ करके भगवान की पूजा करके लस्सी बनाना शुरू कर देते थे। इनके लस्सी के तैयारी के लिए हर रोज शाम को लीलावती नामक एक बूढ़ी औरत इन्हें दही देने दुकान आया करती थी। और बेटा, व्यापार कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है दादी। आपकी इतनी उम्र आने के बाद भी इतना काम करने की क्या जरूरत है दादी? मेरी तो सिर्फ उम्र बढ़ रही है बेटा, शरीर का ताकत तो अब भी जवान है। ऐसे ही दही देने आके उनके साथ थोड़ा बातचीत करके हंस के चली जाती थी। गृहन और वीरेश को भी उनके बारे में अच्छे विचार थे। एक दिन जब लीलावती हर रोज की तरह दुकान को दही देने आई तो उसने देखा कि वहाँ वीरेश नहीं था। समय देख के, बेटा गृहन, लगता है वीरेश दुकान में नहीं है। जी दादी, नहीं है। क्यों, क्या बात है? इस वीरेश के साथ काम करके क्या ही कमा लोगे तुम? मैं जब भी देखती हूँ सिर्फ तुम सारे काम करते हो और वो वीरेश तो सिर्फ तुम्हें लस्सी के मटके देते रहता है। ज्यादा काम करने वाले को ही ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। ये बात मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताने की सोच रही थी। नहीं दादी, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। मुझे तो वीरेश ने ही लस्सी बनाना सिखाया। उसके काम ना करने का सवाल ही नहीं उठता। आप दुकान आते तो हैं, पर 10 मिनट से ज्यादा कभी नहीं रहती है। इसीलिए आप वीरेश के वास्तविकता से अनजान हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी बेटा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। चलो अब मैं निकलती हूँ। और जाते वक्त मन ही मन पछताती है कि उसे ये सब गृहन से कहना ही नहीं था। अगले दिन जब दही देने वापस उनके दुकान जाती है तो गृहन के ना होने का मौका देख वीरेश को भी वही बताती है जो पिछले दिन गृहन को बताया था। गृहन उसकी बातों की विश्वास करता है मगर नजरअंदाज कर देता है और यही कहता है कि शायद उसने गृहन को सही तरह से नहीं समझा होगा। लेकिन वीरेश लीलावती के बातों से प्रभावित होकर गृहन पे उसके विचार बदल देता है। अब ये दोनों तो अलग दुकान खोलेंगे और मुझे ज्यादा दही बेचने को मिलेगा। वीरेश लीलावती के कहे बातों को जाके अपनी पत्नी को बताता है। आप कुछ मत सोचिए, मेरी बात सुनकर एक और लस्सी का दुकान खोल दीजिए बस। पर गृहन को क्या बोलूं? यही बोलिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना अलग अलग व्यापार करना बहुत जरूरी है। पत्नी के प्रेरित करने पर वीरेश गृहन को एक नई लस्सी की दुकान खोलने की बात कह देता है और निवेश के पैसे गृहन से वापस ले लेता है। वीरेश के काम में और निर्णय में रुकावट ना बने इसीलिए गृहन उसे कुछ नहीं कह पाता और वीरेश के दूर होने पर बहुत दुख होता है। गृहन को दुखी होते देख उसकी पत्नी, आपको ऐसे दुखी देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जी। आपको अपने मन को ये कह के संभालना होगा कि वीरेश जी की स्थितियों ने शायद उन्हें ऐसे करने पर मजबूर किया होगा। वही तो मुझसे नहीं हो पा रहा। और ऐसे अशांत मन से आप क्या ही व्यापार चलाएंगे? ठीक है, एक काम कीजिए। हमारे गांव में मेरे चाचा राधे नामक एक लस्सी दुकान चलाते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ बहुत प्रकार के लस्सी बनते हैं। वहाँ जाके आप भी अलग प्रकार के लस्सी बनाना सीखिए। आपका ध्यान इस बात से हटेगा और व्यापार में भी वृद्धि होगा। सही बात है, वही करूँगा। ऐसे गृहन 6 गांव बाद वाले भीष्मा नगर में अपने रिश्तेदार के घर जाता है। अरे बेटा गृहन, कैसे हो तुम? तुम्हारी पत्नी कैसी है और तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक है मामा जी। आपके दुकान के अलग प्रकार के लस्सी
आसपास के सारे गांव में बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए मैं भी उसे स्वाद करने आया। हाँ हाँ, 12 प्रकार के लस्सी है, तुम्हें जो चाहिए वो पी लो बेटा, चलो चलो जाएंगे। और चाचा जी ग्रुहन को उनके लस्सी का दुकान लेके जाते हैं। वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी होती है। टिकट खरीद के लाइन में खड़ा होके इंतजार करने के बाद उन्हें लस्सी मिलती थी। ये सब ग्रुहन को बहुत नया और अलग लगता है। और दुकान के अंदर जाने के बाद वहाँ पे अलग तरह के लस्सी बनते हुए और बनाने का तरीका देख ग्रुहन भी वहाँ के कार्मिक के साथ लस्सी मिलाता है। और ऐसे ही जितने भी दिन उस गांव में रहता है, ग्रुहन अलग प्रकार के लस्सी बनाना सीख लेता है। वापस गांव आने के बाद ग्रुहन उसके दुकान में अलग तरह के लस्सी बनाना शुरू कर देता है। वो उसके दुकान के सामने लस्सी के रंगीले चित्र बनवाता है ताकि ग्रामीणों को पता चले कि ग्रुहन के दुकान में विभिन्न प्रकार के लस्सी मिलते हैं, और उसके नाम भी लिखवाता है। वहाँ से गुजरते हुए ग्रामीण उसे देख आश्चर्यचकित होके उसे पढ़ते हैं। इंडियन लस्सी, पंजाबी लस्सी, आम की लस्सी, नमकीला लस्सी, मीठा लस्सी, मलाई लस्सी, केले का लस्सी, मसाला लस्सी, केसर की लस्सी, चॉकलेट लस्सी, गुलाब लस्सी। ऐसे नए नाम और रंगीले चित्र देख गांव वाले भी उन नए तरह के लस्सियों को स्वाद करने आते हैं। ग्रुहन, कुछ विशेष बात है? इतने प्रकार के लस्सी, जरा मसाला लस्सी देना। और ऐसे मसाला लस्सी पी लेता है। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है ग्रुहन, जरा एक और देना। ऐसे बहुत लोग ग्रुहन के दुकान पे उपलब्ध उन लस्सियों के प्रशंसक बन जाते हैं और ग्रुहन को अच्छा आमदनी भी मिलता है। गांव में लस्सी वाला तो सिर्फ ग्रुहन को ही मानते थे, मगर दूसरी तरफ वीरेश के द्वारा निर्मित लस्सी का दुकान ग्रुहन के अलग तरह के लस्सियों की तुलना में फीकी पड़ गई थी और उसे कोई आमदनी नहीं मिल रहा था। और ऐसे वीरेश को अपने गलती का एहसास होता है और वो वापस ग्रुहन को जाके पूछता है, क्या हम वापस साथ में व्यापार कर सकते हैं? और ग्रुहन बिना कुछ सोचे पूछे खुशी खुशी हाँ कर देता है। उसी समय लीलावती वहाँ दही देने आती है। ये क्या है ग्रुहन, तुम्हारे दुकान में वीरेश है? जिस व्यापार के लिए तुम्हें छोड़ दिया था, इसे तो वहाँ होना चाहिए ना। ये दुकान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि वीरेश का भी है। तुम्हारे बातों से प्रभावित होके मैंने अपने बचपन के दोस्त को दुख पहुँचाया। अगर अगली बार मुझे पता लगा कि तुम ऐसे काम कर रही हो तो तुम्हारी उम्र की भी इज्जत नहीं करूंगा। वीरेश की बातें सुन के लीलावती डर के मारे वहाँ से चली जाती है और ग्रुहन वीरेश की बातों पे हंसता है। ऐसे वो बिछड़े हुए दोस्त वापस मिल जाते हैं और खुशी से अपना व्यापार चलाते हैं। एक लंबे समय पहले एक गांव में रमेश और धीरज नामक बाप बेटे रहते थे। रमेश का एक छोटा चाबी बनाने का दुकान था। धीरज भी छोटी उम्र से अपने पिताजी के साथ रह के चाबी बनाना सीख के उनके साथ बनाता था। एक दिन धीरज और उनके पिताजी अपने दुकान में काम कर रहे थे जब एक आदमी आता है। मेरे घर का चाबी खो गया, मेरे साथ आके ताला खोलोगे? धीरज, बेटा तुम यहीं रह के दुकान को संभालो, मैं जाके घर का ताला खोल के आता हूँ। ऐसे कहकर उस आदमी के साथ जाता है। बहुत दूर चलने के बाद, यही मेरा घर है, ताला खोलिए। उसी गांव में पले पड़ने के कारण रमेश को उस गांव में रहने वाले सारों के घर अच्छे से पता था। उस आदमी के दिखाए हुए घर रमेश के पहचान के वालों का होने पर वो सोच में पड़ जाता है। बाबू, जो चाबियां मेरे पास अभी है उनसे इस ताला को खोल नहीं पाऊंगा। दूसरे चाबियों का गुच्छा घर के पास है, जाके ले आते हैं। ऐसे कहकर उस आदमी को जमींदार के पास लेके जाता है। प्रभु, ये आदमी चाबी खोने का बहाना बना के मेरे पास आया है और मुझे कोई दूसरे आदमी का घर दिखा के खोलने के लिए कहा, इसलिए मैं इसको आपके पास ले आया। तुम बहुत होशियार आदमी हो,
इसीलिए इसको मेरे पास ले आ सके। ऐसे जमींदार रमेश की तारीफ करता है और रमेश अपना दुकान वापस चला जाता है। पिताजी, आपने ताला खोला? और जो भी हुआ धीरज के पिता उसे बताते हैं। धीरज, हमारे पास ताला बनवाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे बेटा। उनमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के आदमी होंगे, इसीलिए हमें होशियारी से काम करना चाहिए। कुछ साल बाद धीरज के पिताजी का देहांत हो जाता है और धीरज अकेले ताला बनाते हुए दुकान चलाता है। धीरज कोई भी तरह का ताला बनाने के काबिल बन जाता है। एक दिन धीरज के दुकान को एक आदमी आता है। मुझे इस चाबी का एक नकल बना के दे सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल, पर नई चाबी के लिए 500 रुपए लगेंगे। ठीक है, बना के दो। और धीरज वो नकली चाबी बना के देता है और गोपाल पैसे देके वहां से चला जाता है। अगले दिन भी गोपाल धीरज के पास एक और चाबी लेके उसी की तरह एक नया वाला बनाने के लिए कहता है। ऐसे हर रोज गोपाल एक एक चाबी लाके उसका नकल बनाने के लिए धीरज को पैसे देता था। वैसे एक दिन जब गोपाल नया चाबी बनवाने धीरज के दुकान पर आता है। आप हर रोज नई चाबियां बनवाते हो, इतने सारे नकली चाबियों का आप करते क्या हो? चाबियों को खोने का डर से मैं इन्हें ऐसे बनवाते रहता हूँ। ये कहकर चाबी लेके वहां से चला जाता है। एक दिन जमींदार के पास उनके कुछ प्रजा आते हैं। प्रभु, अलमारी का ताला वैसे का वैसा ही है, मगर उसके अंदर का सोना और पैसे गायब हो गए। जी प्रभु, हमारे घरों में भी वही हुआ है। ये सब जमींदार से कह के दुखी होते हैं। तुम्हारे जेवर और पैसे किसने लिए, इसका मैं पता लगाता हूँ। आप लोग मुझ पे भरोसा करके घर वापस जाओ। जमींदार के बातों का यकीन मानकर प्रजा वापस घर जाती है। सैनिकों, तुम लोग भी इनके पीछे पीछे जाओ। थोड़े दिन इन सब पे नजर रखो, किसी दिन तो वो चोर पकड़ा जाएगा। जी प्रभु। सैनिकों ने जमींदार का कहा किया और सब पे नजर रखे रहे। उन्होंने ये देखा कि सारे लोगों के पास एक ही आदमी काम करता था। हम सबको इस आदमी पे अच्छे से नजर रखना होगा। सही कहा तुमने, सबके पास एक ही आदमी काम कर रहा है। इसको खोए हुए जेवर और पैसों के बारे में जरूर कुछ पता होगा। एक दिन ऐसे ही वो आदमी एक और नकली चाबी बनवाने धीरज के दुकान को जाता है और उसके पीछे ही जमींदार के सैनिक भी जाते हैं। इसका नकली चाबी बना के दोगे? ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, बना के देता हूँ। धीरज चाबी को बनाते हुए सोच में पड़ जाता है। मुझे इस आदमी पे शक है, पर इसके वजह से मुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं। वो इन चाबियों के साथ कुछ भी करे, मुझे क्या? और नकली चाबी बना के उसे देता है। गोपाल उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। सैनिक भी गोपाल का पीछा करते हैं और उस पे नजर रखते हैं। जब आसपास कोई नहीं होता है तो गोपाल असली चाबी को उसकी जगह पे रख के नकली चाबी से तिजोरी खोल के उसमें से सब कुछ चोरी कर लेता है। और ये देखते ही सैनिक उसे और नकली चाबियां बनाने के लिए धीरज को जमींदार के पास ले जाते हैं। धीरज, क्या तुमने गोपाल के लिए नकली चाबियां बनाई? जी प्रभु, मैंने गोपाल के लिए बहुत सारी नकली चाबियां बनाई। और तुमने क्या एक बार भी उसकी नीयत के बारे में नहीं सोचा? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैंने सिर्फ पैसों के बारे में सोचा है। पैसों की आशा में मैंने गोपाल पे आए हुए शक को भी नजरअंदाज कर दिया। अगर मैं तभी जमींदार को ये बात बता दिया होता तो अब मुझे ये स्थिति नहीं आती।
ऐसे सोचकर दुखी होता है। गोपाल, जिस घर में काम करते हो उसी घर में चोरी करने पर शर्म नहीं आई? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है, आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। धीरज और गोपाल को उनकी गलतियों का एहसास होने पर जमींदार उन्हें माफ कर देता है। ठीक है, अब से तुम दोनों ईमानदारी से काम करोगे। जी प्रभु, अब से मैं पैसों की आशा के लिए गलत रास्ता नहीं पकड़ूंगा और अपना काम इज्जत से करूंगा। अब से मैं किसी को भी धोखा नहीं दूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। ऐसे धीरज और गोपाल अपने अपने काम इज्जत और ईमानदारी से करते हुए खुश रहते हैं। तो इस कहानी का नैतिक क्या है बच्चों? किसी को गलती करते हुए देखना उतना ही गलत है जितना खुद गलती करना होता है। इसीलिए इज्जत और ईमानदारी से काम करो। नंदेश्वर नामक एक गांव में रहता था एक आदमी किशन नामक। किशन सब्जी बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। किशन अकेला था तो उसी को खेत जाकर किसानों से सब्जी लाना पड़ता था। अपनी मेहनत की कमाई किशन बहुत संभाल कर जमा करता था, परंतु किशन अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था और कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता था। एक दिन किशन सब्जी बेच रहा था जब एक बूढ़ी महिला अपने सिर पर सब्जी की टोकरी लिए जा रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। किशन उस बूढ़ी औरत को देखकर हैरान रह गया। ये महिला इतनी उम्र में सब्जी बेच रही है। किशन के सब्जी बेचने से पहले ही बूढ़ी महिला ने घर घर जाकर सब बेच दिया। जब तक किशन पहुंचा, किसी को भी और सब्जी की जरूरत नहीं थी। किशन को बुरा लगा तो उसने सोचा कि वह कल के दिन जल्दी आएगा और कुछ ना कुछ बेचेगा। परंतु अगले दिन भी वही हुआ। कुछ दिन बीत गए और किशन जानना चाहता था कि यह बूढ़ी महिला इतनी जल्दी सब्जी कैसे बेच रही थी। तो वह उसका पीछा करने लगा। बूढ़ी महिला को पता चल गया और फिर उसने मुड़कर किशन से पूछा, बेटा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या जानना चाहते हो? आओ पूछो मुझे। मुझे माफ करिएगा, पर मैं हैरान हूँ ये देखकर कि आप सब्जी हर रोज इतना जल्दी जल्दी कैसे बेच रही है। कुछ दिनों से मैं कुछ भी नहीं बेच पाया और मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। मैं तो कई सालों से सब्जी बेच रही हूँ बेटा, और मैं इस काम से कभी नहीं थकती हूँ। तो बेटा, तुम रोज क्या करते हो? मैं किसानों के पास से सब्जी लेता हूँ और फिर गांव में आकर बेचता हूँ। जो भी कमाई है उससे अपना गुजारा करता हूँ। अब आपकी वजह से कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं कमाया। किसानों से सब्जी क्यों लेते हो? खुद की सब्जी क्यों नहीं उगाते? मुझे मदद के लिए कोई नहीं है। मैं एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता हूँ और मेरे पास कोई जमीन भी नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए। तुम्हें कोई बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है। अपने घर के इर्द गिर्द जितनी भी जगह है उसमें ही तुम सब्जी उगाना शुरू करो। मुझे ये बोलने के लिए बहुत शुक्रिया अम्मा। अब केवल उगाना ही नहीं, अच्छे उर्वरक का उपयोग भी करना, तब तुम्हारी फसल अच्छी होगी। किसान सीधा घर गया और अपने घर के चारों ओर बीज बोने लगा। उसने थोड़ी सी भी जगह जाया होने नहीं दी। उसने जड़ खाने वाले सब्जियां, झाड़ियां, लताओं को बोया। कुछ हफ्तों बाद उसके सब्जियां अच्छे से उगने लगी। किशन ने उनको उखाड़ा
और गांव गया बेचने के लिए। दिन पे दिन किशन को और सब्जी उगने लगी। वह अच्छा पैसा कमाने लगा और सब कुछ जमा करके उसने अपने लिए खेती करने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। किशन अब खेती बाड़ी करने लगा और उसकी फसल अच्छी खासी निकलने लगी। जल्द उसने एक सब्जी की दुकान खोल ली, कई तरह के सब्जियों के साथ। गांव के सारे लोगों को किशन की सब्जियां अच्छी लगने लगी और उसी के पास आने लगे सब्जी खरीदने। किशन ने अब नौकर चाकरों को भी काम पे लगाया और अपनी दुकान को और बड़ा कर दिया। 1 साल के अंदर ग्राम प्रधान ने देखा कि कैसे किशन ने मेहनत करके अपने आप को खड़ा किया है। उनको किशन बहुत पसंद आया और अपनी बेटी का हाथ किशन को विवाह में दे दिया। किशन के पास अब एक सफल कारोबार, एक सुंदर परिवार और एक अच्छा जीवन था। अतः थोड़ी सी बुद्धि और मेहनत से उसका सपना पूरा हो गया। एक लंबे समय पहले एक गांव में नरेंद्र नामक एक आदमी उसके बहन ऋतिका के साथ एक छोटे घर में रह रहा था। बचपन में ही उनके माँ बाप का देहांत होने के कारण वो उसके बहन का ख्याल रखता था। नरेंद्र उसकी बहन के लिए पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत करता था और पैसे कमा के उसकी बहन को पढ़ाता था। कुछ साल बाद जब उसकी बहन का कॉलेज में पढ़ने का समय आया तो उसके गांव में कॉलेज न होने के कारण उसे दूसरे शहर में पढ़ाता था। एक दिन उसकी बहन दोस्तों के साथ बाहर जाती है। वहाँ वो पहली बार फ्रेंच फ्राइज खाती है। वो बहुत ही स्वादिष्ट होने के कारण उन्हें बनाने का विधि भी देखती है। वो कुछ आलू लेके उस विधि से फ्रेंच फ्राइज बनाने की कोशिश करती है। इतने में उसका भैया घर आता है। ऋतिका, थोड़ा पानी दो ना माँ। जी भैया। पानी के साथ साथ मैं इन फ्रेंच फ्राइज को भी देती हूँ, फिर उन्हें पूछूंगी कि उनको ये कैसे लगा। और ऐसे वो उसके भैया को तैयार किए हुए फ्रेंच फ्राइज पानी के साथ देती है। नरेंद्र पानी पीकर उन फ्रेंच फ्राइज को देखते रहता है। तब ऋतिका, भैया वो यूं ही घूरने के लिए नहीं है बल्कि खाने के लिए बने हैं, जरा खा के तो बताओ कि कैसे हैं। उसके बहन के ऐसे कहने पर ये ना जानने के बावजूद कि वो क्या है, नरेंद्र उन्हें खा कर कहता है, कैसे बनाया तुमने ये? बहुत ही स्वादिष्ट है। हमारे गांव में तो मैंने इसे कभी नहीं खाया। भैया इन्हें मैंने ही बनाया। और तब वो उसके भैया को जो कुछ भी हुआ बताती है। भैया मेरे पास एक अच्छा विचार है। क्या है वो ऋतिका? हमारे गांव में फ्रेंच फ्राइज के बारे में किसी को भी नहीं पता है, इसीलिए हम एक फ्रेंच फ्राइज का दुकान लगा के इन्हें बेचेंगे। तब बहुत लाभ होगा। बच्चे और बड़े इसे एक ही समान पसंद करेंगे और तुम्हें भी ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो सही है, मगर इन्हें बनाना तो मुझे नहीं आता है ना ऋतिका। मुझे आता है ना भैया, मैं आपको इन्हें बनाना सिखाऊंगी। ठीक है माँ। और ऐसे वो अपने भैया को फ्रेंच फ्राइज बनाना सिखाती है। मुझे तो इन्हें बना के बेचना पसंद ही नहीं है, पर मेरे बहन के खातिर मैं ये करूंगा, तब उसे बहुत खुशी होगी। बेटा इन्हें बनाना तो बड़ा आसान है और हमारे गांव में भी आलू का दाम कम है। ये सब मैं तुम्हारे ही लिए कर रहा हूँ। ये कह के नरेंद्र आलू को खरीद के एक नया दुकान लगा के फ्रेंच फ्राइज बना के उन्हें बेचने लगता है। उसी तरफ जाते हुए सारे लोग फ्रेंच फ्राइज का एक नया दुकान दिखने पर वहीं जाकर खरीदने लगते हैं और उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अंकल ये फ्रेंच फ्राइज तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी मनपसंद बन गए हैं अब। अब तक तो हमारे गांव में इन्हें किसी ने नहीं बेचा। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे उसकी प्रशंसा करते हुए सभी खाते थे। कुछ साल में ही नरेंद्र का फ्रेंच फ्राइज व्यापार
बहुत प्रसिद्ध होता है और वो बहुत सफल भी होता है। फ्रेंच फ्राइज को बनाने के लिए भी उसके नीचे कुछ लोगों को काम पे लगाता है। नरेंद्रा को बहुत कम समय में व्यापार में इतना सफल होना देख गांव के लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। नरेंद्र के बगल वाले दुकान का मालिक वंशी था। उसे हमेशा उसके व्यापार से ज्यादा नरेंद्र के व्यापार का विकास होना देख जलन होता था। इसके सफलता को ऐसे देखने से कुछ नहीं होने वाला, उसके दुकान को ही गायब कर देना होगा। हाँ, उस रात को सबके सो जाने के बाद वंशी नरेंद्र के दुकान को गायब कर देता है। नरेंद्र जब सुबह उठ के उसके दुकान की ओर जाता है तो उसे वहां कुछ नहीं दिखाई देने पर वो हैरान हो जाता है। अड़ोस पड़ोस के लोगों को पूछने पर भी उन्हें कुछ नहीं पता होने पर वो कुछ नहीं कह पाते हैं और नरेंद्र निराश होके वापस उसके घर लौटता है। नरेंद्र के घर पहुंचने के तुरंत बाद उसकी बहन कॉलेज से घर पहुंचती है और उसे खुशखबरी देती है कि उसे एक नौकरी मिल गई। लेकिन उसके भैया को दुखी देख पूछती है, भैया क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हो? तब नरेंद्र उसे जो कुछ भी हुआ बताता है। आप निराश मत हो भैया, अब मेरा नौकरी लग गया है ना। आप पहले से भी बड़ा फ्रेंच फ्राइज का दुकान लगाइए और इस बार हम अपने दुकान के बाहर एक सीसी कैमरा भी लगाएंगे। कुछ दिन बाद रितिका उसके वादा के अनुसार ही उसके वेतन के पैसों को लाकर उसके भैया के हाथों में देती है। तब नरेंद्र उसी स्थान में पहले से भी बड़ा दुकान लगाता है और बाहर एक सीसी कैमरा को भी लगवाता है। उसका दुकान प्रसिद्ध होने के कारण सभी वापस उसी के दुकान आने लगते हैं और वही फ्रेंच फ्राइज खरीदते हैं। ये देख वंशी वापस उसके व्यापार को छोड़कर नरेंद्र के व्यापार के बारे में दुखी होता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद नरेंद्र का व्यापार और उसका विकास देख उसे कुछ न कर पाने के कारण वंशी बहुत दुखी होकर बहुत बीमार पड़ जाता है। मैंने हमेशा नरेंद्र के व्यापार और उसकी उन्नति को देख रोया है, पर खुद के व्यापार पर कभी ध्यान नहीं दिया मैंने। अगर दिया होता तो आज मेरे व्यापार के साथ साथ मेरा भी सेहत ठीक होता, मैं से बीमार नहीं पड़ जाता। ये सोचते हुए दुखी होता है। इस तरफ नरेंद्र उसके बहन का कहा मानते हुए उसका व्यापार अच्छे से चलाता है। जल्द ही उसका नाम इतना प्रसिद्ध होता है कि अड़ोस पड़ोस के गांव वाले भी वहां आके खाने लगते हैं। रितिका भी उसके भैया की इस नाम को देख बहुत खुश होती है और वो उसका नौकरी करते हुए अपने भाई के दुकान का भी ख्याल रखती है। ऐसे ही वो दोनों भाई बहन मेहनत करते हुए खुशी से जीते हैं। एक लंबे समय पहले एक गांव में विनोद और सावित्री नामक पति पत्नी रहते थे। उनके साकेत और प्रणवी नामक 2 बच्चे भी थे। विनोद एक छोटा नौकरी करता था। विनोद को पता था कि उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान और तेज है, इसीलिए उसे हर काम में बहुत प्रोत्साहित करता था। हर वक्त सिर्फ घर के काम करते हुए समय बिताने के बदले सारे काम जल्दी खत्म करके मैं रोज नए प्रकार के व्यंजन बनाने की कोशिश करूंगी। हाँ, तभी मैं एक ना एक दिन खुद का एक नाम कमा पाऊंगी। ऐसे हर रोज अखबार में, टीवी में अलग प्रकार के व्यंजनों को देख घर पे बनाने की कोशिश करती थी। एक दिन अखबार में मटका मटन बिरयानी का विधि पढ़ के उसके घर में सारे काम खत्म करके एक मटके को लेके उसे साफ करके मटन बिरयानी के लिए जरूरी सामग्री तैयार रख के मटन बिरयानी बनाती है। घर में मौजूद परिवार वालों को मटके में बिरयानी परोस के उसे स्वाद करने कहती है ताकि वो ये जान सके कि उसका स्वाद कैसे है। उसके पति और बच्चे मटन बिरयानी का नाम सुनते ही उत्साहित होके खाना शुरू करते हैं। अखबार में जैसे दिया गया था वैसे ही बनाने पर मटन बिरयानी बहुत तीखा बनता है। माँ, मटन बिरयानी बहुत तीखा है, इसे खाना मुझसे नहीं होगा, ऐसे कह के चला जाता है और उसके पीछे ही प्रणवी और उसके पति विनोद भी चले जाते हैं। अपने परिवार वालों का उसके हाथ का बिरयानी ना खा पाना उसे बहुत निराश करती है
उसे दुखी देख उसके पति उसके पास आके कहते हैं, अरे सावित्री, क्यों दुखी हो? पहली ही बार में अगर इतना अच्छा आया तो अगली बार सोचो और कितना अच्छा आएगा। तुम निराश मत हो, एक और बार कोशिश करो। ऐसे उसके पति का कहना मानती है। मेरे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मटन बिरयानी वैसे भी अच्छे से बनाना आता है और इसीलिए मटके में भी अच्छा ही बनाऊंगी। कुछ दिन बाद सावित्री वापस मटके में मटन बिरयानी बनाती है। आज का मटन बिरयानी मैंने अखबार में दिए हुए विधि के प्रकार नहीं, बल्कि सभी सामग्री को सही मात्रा में डालकर बनाया है। ऐसे सोच के सभी को बुला के मटका मटन बिरयानी परोसती है। माँ, इस बार मटन बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ माँ, बहुत ही स्वादिष्ट। सही में बहुत ही स्वादिष्ट है सावित्री, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हें तो एक होटल लगाना चाहिए। उसके पति के बातें सुनकर उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। मेरे पति के बातों के अनुसार ही अगर मैं एक होटल शुरू करूं तो घर के सारे काम करने के बाद वैसे भी मैं दिन भर खाली ही रहती हूँ। ये फैसला करके अपने पति के पास जाती है। सुनिए, आपकी बातों के बारे में मैंने बहुत सोचा है। मैंने फैसला किया है कि मैं एक होटल शुरू करूंगी। आजकल का कोई भी होटल वैसे भी मटके का बिरयानी नहीं बेच रहे हैं, इसीलिए मैं मटका बिरयानी बना के बेचना शुरू करूंगी। सावित्री, तुम सही बात कर रही हो। मुझे भी ऐसा कभी नहीं लगा कि मटके का बिरयानी भी इतना स्वादिष्ट हो सकता है। इतना ही नहीं, तुम्हारे जितना अच्छा तो और कोई नहीं बना सकेगा। ऐसे वो एक होटल शुरू करने के लिए सभी तैयार करती है। एक होटल शुरू करती है। उस होटल को मटका मटन बिरयानी का बोर्ड लगा के बिरयानी बेचना शुरू करती है। जब वो मटका मटन बिरयानी बनाती है तो वो सुगंध उस तरफ से जाते हुए सबको आकर्षित करता है और मुड़ के देखने पर उन्हें वो बोर्ड दिखाई देती है। मटका में बना हुआ बिरयानी, मैंने तो ये कभी नहीं सुना। मटके में तो पानी भरते हैं ना, बिरयानी भी बनाते हैं क्या? पता नहीं यार, लेकिन सुगंध तो इतना अच्छा आ रहा है कि अभी खाने का मन कर रहा है। ऐसे कह के उस होटल को जाते हैं। होटल को आए हुए ग्राहक को वो गर्मा गर्म बिरयानी देती रहती है। मटका मटन बिरयानी मतलब हमने कुछ और ही सोचा, पर ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, मैंने भी इतना स्वादिष्ट बिरयानी अब तक नहीं खाया। हाँ यार, मटका मटन बिरयानी सच में बहुत स्वादिष्ट है। होटल को आए हुए सारे ग्राहक उसका अभिनंदन करते हैं। ऐसे सावित्री का शुरू किया मटका मटन बिरयानी होटल बहुत आगे बढ़ता है। उस गांव के जमींदार भी मटका मटन बिरयानी के बारे में सुनकर उनके घर में दावत के लिए वहीं से बिरयानी मंगवाते हैं। जमींदार की आज्ञा के प्रकार ही मटका मटन बिरयानी तैयार करके जमींदार के सेवक को देकर भिजवाती है। उस मटन बिरयानी को स्वाद करने के बाद उस दावत में सभी उसी बिरयानी के बारे में ही बात करते हैं। ऐसे उनका बनाया हुआ मटका मटन बिरयानी बहुत सारे गांव में इतना प्रसिद्ध होता है कि कोई भी दावत हो तो सभी सिर्फ वहां से मंगवाते हैं। ऐसे ही सावित्री उसके विचार के अनुसार खुद एक बहुत अच्छा नाम कमाती है और खुश रहती है। आज अगर मैं इतना बड़ा नाम कमा पाई हूँ तो वो सिर्फ मेरे पति के प्रोत्साहन की वजह से ही कर पाई हूँ। क्या हुआ सावित्री? बहुत समय से देख रहा हूँ, बहुत गहरी सोच में पड़ गई हो। आज अगर मैं इतनी खुश हूँ तो सिर्फ आप ही की वजह से। जब मैं निराश हुई तो आप ही ने मुझे प्रोत्साहित किया, आपने मुझे बहुत सहारा दिया। आज उसी की वजह से मैं इतना नाम कमा पाई हूँ। उसके बाद से विनोद अपना नौकरी छोड़ के होटल को संभालने लगता है। जो भी होटल से बिरयानी मंगवाता है उन्हें खुद मटन बिरयानी देता है और ऐसे वो दोनों खुशी से जीते हैं। एक लंबे समय पहले रामपुर नामक एक गांव में विश्वनाथ और मुकेश नामक दो आदमी अगल बगल के घरों में रहते थे। विश्वनाथ उनका सरकारी नौकरी छोड़कर घर पे ही रहते थे और मुकेश एक बीमा एजेंट की नौकरी करते थे। मुकेश के
नित्या और राजेश नामक 2 बच्चे थे। उनको बच्चों से बहुत प्यार होने के कारण वो उनके लिए सब कुछ लाके देता था। मुकेश को पौधों से भी बहुत प्यार था, इसीलिए वो उसके घर के सामने के बागीचे में अलग प्रकार के पौधे उगाता था। विश्वनाथ अकेले रहता था और इसी कारण उसे पता नहीं चलता था कि वो क्या करे और यूं ही दुखी रहता था। मैं ऐसे खाली ही पड़ा रहूंगा तो ऐसे ही सोच में पड़ के दुखी हो जाऊंगा, इसीलिए मुझे अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कुछ काम करना होगा। ऐसे वो काम की सोच में पड़ जाता है। हाँ, अगर मैं अपने घर के सामने एक बागीचा बनाऊंगा तो उनमें अलग प्रकार के पौधे लगाकर उन्हें बेच सकूंगा, और इतना ही नहीं, मेरा सारा वक्त पौधों को संभालने में ही जाएगा। ये फैसला करके वो पौधों को लाके उन्हें उसके घर के सामने के बागीचे में लगाता है और उन्हें बेचना शुरू करता है। उसके पास अलग प्रकार के पौधे मिलने के कारण सभी उसी के पास आके पौधे खरीदते थे। इसी कारण वो पौधे लाकर उन्हें वहां लगाता था। हर रोज सुबह मुकेश भी उसी समय में उनके पड़ोसी विश्वनाथ को पौधों को पानी डालते हुए देख चौंक जाता है, और तब उसे विश्वनाथ का बागीचा दिखता है। मुकेश अपने पौधों को ज्यादा पानी डालने के कारण वो बहुत ही सुंदर दिखते थे, लेकिन विश्वनाथ उनके पौधों को बस जितना जरूरी था उतना ही पानी डालने के कारण वो दिखने में उतने सुंदर नहीं थे। मैं अपने पौधों को उनसे ज्यादा पानी डाल रहा हूँ, इसी कारण मेरे पौधे दिखने में बहुत हरा भरा और सुंदर है। ये सोचकर उनके पौधों को पानी डालकर वहाँ से चले जाता है। कुछ देर बाद मुकेश विश्वनाथ के पास कुछ लोग आकर उससे पौधे खरीद के जाना देखता है। मेरे पड़ोसी विश्वनाथ पौधों को कब से बेचने लगे? मुझे तो पौधों से प्यार है, इसीलिए मैं अपने नौकरी के साथ साथ ये काम भी कर रहा हूँ। पर अगर मैं अब इन पौधों को बेचने लगूंगा तो इनसे ज्यादा मेरे ही पास पौधे बिकेंगे। हाँ, सारे लोग मेरे ही पास आएंगे। और उसके फैसला के मुताबिक ही अगले दिन वो भी अलग प्रकार के पौधे लाकर उसके बागीचे में लगाता है, और विश्वनाथ के ही तरह वो भी उन्हें बेचने लगता है। उसकी सोच के ही अनुसार सभी लोग पौधे अच्छे दिखने पर मुकेश के पास आकर ही उन्हें खरीदते थे। मेरे सोच के अनुसार ही सभी विश्वनाथ से ज्यादा मेरे पास आकर पौधे खरीद रहे हैं, ऐसे खुशी से पौधों को बेचता था। हाँ, भीमा को बेचने के साथ साथ मुकेश पौधों को भी बेचने लगा है क्या? चलो अच्छा है, इस गांव में मेरे अलावा कोई और तो पौधों को नहीं बेचता था पहले, ऐसे विश्वनाथ सोचता है। उन दोनों का व्यापार अच्छा चलने पर दोनों खुश रहते हैं, और ऐसे बहुत दिन गुजर जाते हैं। एक रात को अचानक एक भयानक तूफान शुरू होता है। अरे रे, इस डरावने तूफान की वजह से न जाने मेरे पौधों का क्या ही हाल होगा। हाय भगवान। ऐसे उसके पौधों के बारे में परेशान होते हुए मुकेश सोता है। सुबह उठते ही वो सबसे पहले उसके पौधों को देखने जाता है। पौधे सारे नीचे पड़े हुए और जड़ों से बाहर आके नष्ट हुए होते हैं। उन्हें देख मुकेश बहुत दुखी होता है। इतने में विश्वनाथ भी उसके पौधे देखने आता है। हम दोनों हर रोज सुबह एक ही समय में पौधों को पानी डालते थे, न जाने उनके पौधों का क्या हाल है। और विश्वनाथ के पौधे देखने जाता है। उनके पौधों को सीधे और अच्छे होते देख दंग रह जाता है। उनसे तो ज्यादा पानी मैं अपने पौधों को डालता हूँ, उनसे ज्यादा मेरे ही पौधे दिखने में अच्छे हैं, लेकिन मेरे ही पौधे नष्ट हो गए हैं और इनके पौधे तो सही सलामत हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इस सोच में पड़ जाता है और निराश हो जाता है। शुक्र है कि मेरे पौधों को इस तूफान से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इन पौधों को सही मात्रा का पानी डालने के कारण ही ये इतने दृढ़ता से तूफान को सह पाए हैं। न जाने मुकेश के पौधों का क्या हाल है। अब वो देखता है कि मुकेश के सारे पौधे नष्ट हो गए और मुकेश को
निराश होकर ऐसे बैठे हुए देखता है। बेचारा, शायद इसीलिए निराश बैठा होगा कि उसके पौधे सारे नष्ट हो गए। ये सोचकर अंदर चले जाता है। उसके बाद से सभी सिर्फ विश्वनाथ के पास से पौधे खरीद के जाते थे। बहुत दिन हो जाने के बाद भी मुकेश न जाने क्यों नए पौधे लाके नहीं बेच रहा, और ऐसे वो मुकेश के पास जाता है। मुकेश को ऐसे दुखी ही बैठे हुए देख विश्वनाथ पूछता है, मुकेश, क्या पौधे नष्ट हो जाने के कारण तुम ऐसे दुखी बैठे हो? हाँ विश्वनाथ जी, मेरे पौधे तो जड़ों के साथ बाहर निकलकर गिर गए, लेकिन आपके पौधे तो दृढ़ और मजबूत है, ऐसे कैसे हुआ होगा? मैं अपने पौधों को बस उनके लिए जितना काफी है उतना ही पानी डालता हूँ, इसी कारण वो बहुत मजबूत बने और उस भयानक तूफान के कारण भी नहीं गिरे। हम अगर हमारे पौधों को उनकी जरूरत से ज्यादा पानी डालेंगे तो वो दृढ़ता से नहीं रहेंगे, इसीलिए हमें पौधों को कोई भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। इस बार आप मेरे तरीके का इस्तेमाल करके अपने पौधों को लगाइए, हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। ठीक है विश्वनाथ जी, आपके कहे के अनुसार ही करूंगा। ये कह के वो वहां से चले जाते हैं। मुकेश तब नए पौधों को लाके उसके बागीचे को साफ करने निकलता है। अगर मैं बागीचे को अकेले साफ करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, और तब वो उसके बच्चों को बुलाता है। जी पापा, चलो आओ बेटा, इस बागीचे को साफ करने में मेरी मदद करो। पर पापा, हमें तो ये सब करना नहीं आता, आप हमें सिखाइए और हम आपका कहाँ मानेंगे। ठीक है बेटा, बस मैं जैसे करता हूँ वैसे ही करो। वो तीनों मिलके बागीचे को साफ करते हैं। ये सब देख विश्वनाथ जी, पौधों के मामले में ही नहीं बल्कि बच्चों के मामले में भी हमें यही करना है। उन्हें ऐसे बड़ा करना है कि वो कोई भी मुसीबत का सामना कर पाए, तभी वो सारा काम करना सीखेंगे। अगर लाड ज्यादा करेंगे तो जब उन पे मुसीबत का साया पड़ेगा तो वो कमजोर पड़ जाएंगे और उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्हें भी दृढ़ और मजबूत बनाना होगा ताकि वो हर मुश्किल का सामना कर पाए। तब से मुकेश विश्वनाथ जी के सलाह के अनुसार बच्चों का और पौधों का अच्छा ख्याल रखते हुए उन्हें हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करते हैं, और वो सभी खुशी से उनका जीवन बिताते हैं। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? अगर हम इन पौधों को बच्चे समझेंगे तो इस कहानी से आपको ये समझ आएगा कि बच्चों को प्यार के साथ ही मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें कोई काम नहीं करने देंगे या सिखाएंगे नहीं तो वो भविष्य में अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे और मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्हें प्यार, अनुशासन और शिक्षण सब कुछ सही मात्रा में सिखाना जरूरी है। चंद्रबाबू पैसे कमाने के लिए हैदराबाद जाता है। वहाँ एक व्यापार शुरू करने के लिए गहरी सोच में पड़ जाता है। चाय पीने के लिए बाइक पे निकलता है। सर्कल के पास ट्रैफिक पुलिस कुछ लोगों को समझाते रहता है। उसी तरफ जाते हुए चंद्रबाबू को पुलिस पकड़ लेता है। सर क्या हुआ, आपने मुझे क्यों पकड़ा? तुमने हेलमेट नहीं पहना और वो कानून के खिलाफ है, इसीलिए मैंने तुम्हें रोका है। गलती हो गया है सर, इस बार के लिए माफ कर दीजिए। ठीक है, फाइन भर के जाओ। फाइन कितना है सर? 500। उसके बाद चंद्रबाबू चाय पीने के लिए जाता है। चाय पीते हुए उसे एक विचार आता है, वैसे तो मैं यहाँ एक व्यापार शुरू करने के लिए आया हूँ ना, तो क्यों ना मैं एक हेलमेट का दुकान खोलूं। चंद्रबाबू का दुकान तैयार हो जाता है और खुलने के बाद हर रोज बहुत सारे ग्राहक आते हैं। इसीलिए वो एक भरोसेमंद को दुकान में काम करने के लिए लगाता है। उसका नाम संतोष है। मैं बाहर काम पे जा रहा हूँ संतोष। जी साहब, मैं यहाँ दुकान संभालूंगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था
और बहुत लाभ भी आता है। लाभ को देख संतोष लालची बन जाता है। हमेशा की तरह चंद्रबाबू जब कुछ काम पे बाहर जाता है तो उस समय में संतोष कुछ पैसे चुरा लेता था दुकान से और चंद्रबाबू को कोई शक नहीं होता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। संतोष, तुम्हारा वेतन कम है ना? जी साहब। ठीक है, अब से तुम्हारा वेतन होगा 10,000 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब से इस दुकान का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा, ठीक है? मुझे गांव जाना होगा, वहां कुछ काम है। 10 दिन बाद आऊंगा। जी साहब, आप कहने तक मैं दुकान का बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। चंद्रबाबू के गांव जाने के बाद हर रोज के पैसे में से आधा संतोष ले लेता था। 10 दिन बाद चंद्रबाबू उसकी बेटी के साथ हैदराबाद आता है और सीधा उसकी दुकान पहले जाता है। इन 10 दिनों में कितने पैसे आए हैं संतोष? 50,000 साहब। अरे ऐसे कैसे? हर रोज का हमें 10,000 मिलता था ना, इतना कम कैसे हो गया? चंद्रबाबू को उस पे शक आता है, मगर वो कुछ कहे बिना वहां से चले जाता है। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटी, मेरे गांव आने से पहले हमारा दुकान लाभ में चल रहा था, लेकिन इन 10 दिनों में बहुत कम हो गया है। लगता है कि हेलमेट ज्यादा नहीं बिक रहे हैं। पापा, शायद संतोष कुछ पैसे ले रहा है। अरे नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं करेगा, बहुत ईमानदार है वो। अच्छा ठीक है पापा, आप आके पहले खाना खा लीजिए। सुबह के समय में दिव्या दुकान को किसी के आने से पहले एक सीसी कैमरा लगवाती है और वहां से चले जाती है। हमेशा की तरह रोज के पैसों में से कुछ संतोष ले लेता है और ये सब दिव्या सीसी कैमरा के फुटेज में देखती है। लेकिन सीसी कैमरा के बारे में दिव्या के अलावा और किसी को नहीं पता था। दिव्या उसके पिता को ये सब दिखाती है और चंद्रबाबू को बहुत गुस्सा आता है। संतोष, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने कुछ नहीं किया साहब। हर रोज दुकान से तुम ही पैसे निकाल रहे हो। अयो नहीं साहब, मैंने नहीं लिया। ये लो सबूत। उसे देख संतोष के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है साहब, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे भरोसे पे मैंने इस दुकान को छोड़कर अपने गांव गया हूँ और तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुम्हारा यहाँ कोई जगह नहीं हो सकता है। अगर कोई हम पे भरोसा रखता है तो हमें उनका भरोसा ऐसे नहीं तोड़ना होगा। धोखा देना बुरा है।